वेलकम स्टूडेंट्स, आपकी 12th केमिस्ट्री क्लास में जो प्रश्न बैंक बोर्ड ने इस सेशन के लिए रिलीज़ की है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल सहित उत्तर हम देख रहे हैं। अब हमारे पास अध्याय 4 नहीं बल्कि 5 आता है, सतह रसायन, जिसका कुल अधिभार 4 अंकों का है, जबकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें 2 अंकों के आएंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आपको पहला है कोलाइडी कणों का आकार इनमें से क्या होता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर 1 nm नैनोमीटर से लेके 100 यानी 10⁻² नैनोमीटर तक होता है। अगर इसे हम मीटर में बदलें तो ये होगा 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁷ मीटर तक। लेकिन अगर इसे हम सेंटीमीटर में बदलें तो 10⁻⁷ से 10⁻⁵ मीटर तक, यानी कि सेंटीमीटर तक, यानी कि ये सेंटीमीटर में पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर गैस अणु किस प्रकार बंधित रहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक के मध्य वांडर वाल बल होता है। तो इसमें हमारे पास सही उत्तर डी होगा, यानी कि वांडर वाल बल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने में नहीं होता। द्रव स्नेही कोलाइड, जिसमें जो भी माध्यम है उसमें जो हमारे पास जिसका भी हम साथ कोलाइडी विलयन बनाने वाले हैं वो बड़े आसानी से बन जाता है, यानी कि चाहे वो स्टार्च हो, चाहे गोंद हो, चाहे जिलेटिन हो, इनके कोलाइडी विलयन बड़े आसानी से केवल पानी में मिलाने मात्र से ही बन जाते हैं। जबकि धातु सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमें विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इसमें से धातु सल्फाइड कोलाइडी विलयन तो है पर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन नहीं है। ओके। सॉल निम्न गुण को प्रदर्शित नहीं करता। सॉल चुंबकीय गुण इनमें से कभी प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि अवशोषण भी करेगा, टिंडल प्रभाव भी करेगा, स्पंदन भी करेगा, मगर चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है, जो अनुचुंबकीय, फेरोचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रकार का हो सकता है। आगे देखते हैं। कोलाइडी कण का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। निश्चित रूप से टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कोलाइडी विलयन में प्रकाश एक शंकु के रूप में दिखाई देता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी इसका सही उत्तर सी टिंडल प्रभाव होगा। आगे देखते हैं। तुरंत अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड पर तनु HCl की कुछ बूंदें डालने पर लाल रंग का क्लोराइडी विलयन बनता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। विलयन कहते हैं, संरक्षण क्रिया कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं, क्या अपवहन कहते हैं। तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया पेप्टिकरण है। पेप्टिकरण में हम इस प्रकार से अवक्षेपण हो जाता है और इसी का ठीक विपरीत प्रक्रिया स्कंदन होती है। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर पेप्टिकरण यानी कि सी होगा। अगला देखते हैं। आर्सेनियस सल्फाइड के क्लोराइडी विलयन को निम्न के द्वारा स्पंदित किया जा सकता है। पहला है विद्युत अपघट्य डालकर, दूसरा है विद्युत अनपघट्य डालकर, तीसरा है विलयन को कुछ दिनों तक रखकर, और चौथा है ठोस आर्सेनिक सल्फाइड मिलाकर। तो निश्चित रूप से स्पंदित नहीं, यहाँ पर शब्द स्कंदित होगा। स्कंदित। तो स्कंदित करने के लिए हमें हमेशा विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ता है, यानी कि इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं। कोलाइडी कणों का अधिगम
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा होना या प्रक्रम का नाता है किससे? धन कण संचरण से, विद्युत कण संचरण से, विद्युत अपवहन से या विद्युत परिक्षेपण से। तो देखिए, पहले ये माना जाता था कि कोलाइडी कणों में केवल धन कणों का ही संचरण होता है, परंतु बाद में पता चला कि नहीं, धन नहीं, ऋण कणों का भी संचरण अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। तब से हम इसको विद्युत कण संचरण के नाम से जानते हैं, यानी ये प्रक्रिया विद्युत कण संचरण अर्थात बी सही ऑप्शन इसका होगा। आगे देखते हैं, किसी आयन की स्कंदन क्षमता किसी प्रदत्त कोलाइडी विलयन के लिए निर्भर करती है। किस पर? ए आकार पर, बी केवल आवेश की मात्रा पर, सी आवेश के चिन्ह पर, डी आवेश की मात्रा एवं चिन्ह दोनों पर। तो स्वाभाविक रूप से कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन क्षमता आवेश की मात्रा और चिन्ह दोनों पर निर्भर करती है। चिन्ह यानी कि उसकी संयोजकता, कितनी संयोजकता, और यही हार्डी-शुल्जे का नियम है। अर्थात इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, यानी आवेश की मात्रा और चिन्ह दोनों पर। अगला देखते हैं, सक्रिय चारकोल एसिटिक अम्ल का अधिशोषण प्रक्रिया में। एसिटिक अम्ल क्या है? दरअसल जब सक्रिय चारकोल एसिटिक अम्ल के संपर्क में रखते हैं तो चारकोल एसिटिक अम्ल का अधिशोषण कर लेता है, और जिसका अधिशोषण हो जाता है वो अधिशोष्य कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल है वह अधिशोष्य है, यानी कि सही ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं, कोलाइडी विलयन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? सामान्यतः कोलाइडी विलयन में दो अवस्थाएं होती है, जिन्हें हम परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षेप्य माध्यम के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर बी अर्थात 2 है। आगे देखते हैं, हार्डी-शुल्जे का नियम इनमें किससे संबंधित है? निश्चित रूप से हार्डी-शुल्जे ने किसी भी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता कितनी होगी इस संदर्भ में नियम दिया था कि स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है और वो उसके समानुपाती होती है, यानी कि स्कंदन से संबंधित है, यानी कि इसका सही उत्तर बी होगा। आगे देखते हैं, बस अब आपके पास अगला प्रश्न आता है जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें कहा है अधिशोषण एक प्रक्रम है। तो दरअसल अधिशोषण की प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। आगे देखते हैं, किसी क्रिस्टलाप का विसरण अथवा झिल्लियों द्वारा छानकर क्लोराइड में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? स्वाभाविक कोलाइड नहीं, कोलाइड है, ये क्लोराइड की जगह कोलाइड शब्द है। कोलाइड में अपवहन कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम अपवहन या डायलिसिस के नाम से जानते हैं। जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का पथ जो है प्रतिदीप्त हो जाता है। यह प्रभाव टंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, कई बार हम देख चुके हैं ऊपर भी। किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी किस पर निर्भर करती है? संयोजकता पर, और यही हार्डी-शुल्जे का नियम है। अगला है, ऐसे कौन से कोलाइडी तंत्र हैं जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होता है? तो द्रव जो ठोस में होता है वो जेल कहलाते हैं, यानी उनका नाम जेल है। वैसे मैं यहाँ कहूँगा कि सभी प्रकार के कोलाइडी विलयन जो भी हैं उनके नाम हमें ध्यान रखना चाहिए। हार्डी-शुल्जे के नियमानुसार किसी आयन की स्कंदन क्षमता आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है? तो देखिए, कोई भी कोलाइडी विलयन बनेगा तो उसमें कोलाइडी विलयन जैसे आएगा तो अशुद्धि आएगी जो कि सतह को दूषित करेगी, और इससे सदैव पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन का पृष्ठ तनाव जल से हमेशा कम होगा। आकाश का रंग नीला
होने का क्या कारण है? आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो वैसे तो सातों रंग का प्रकीर्णन होगा, लेकिन जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले हैं, लाल जो है बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य वाला है, जबकि बैंगनी जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, उनका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता। तो बैंगनी, जामुनी, नीला का जो परिणामी रंग है वो आसमानी कलर हमें आसमान का दिखता है। स्कंदन का ठीक विपरीत प्रोसेस मैंने बताया आपको, स्कंदन के ठीक विपरीत पेप्टीकरण होती है, या यूं कह लीजिए कि पेप्टीकरण के ठीक विपरीत स्कंदन होती है। अगला है दाब वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा में क्या होता है? तो दाब वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा में कौन सा? भौतिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण अप्रभावित रहता है, भौतिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। इसमें क्या दिया है? सबसे दिया है स्कंदन। स्कंदन क्लोराइड क्या है? स्कंदन की जो मात्रा है, स्कंदन किस पर डिपेंड कर? रक्त क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, और गोल्ड साल क्या है, गैस मास्क, स्वर्ण संख्या और स्कंदन क्षमता। तो देखिए, गैस मास्क तो आप सबसे पहले दे सकते कि जहरीली गैस क्या आता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो रक्त एक प्रकार का क्लोराइड विलयन है ना। रक्त क्लोराइड ही नहीं, या कोलाइड ही है, कोलाइड विलयन है। टिंडल प्रभाव स्वाभाविक रूप से ये प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि कुछ इधर छप गया है, जो थोड़ा सा वर्ड में इधर जम गया है, इस कारण से इसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन कुछ इस प्रकार से है। और इसी प्रकार से स्कंदन जो होता है वो शार्डी-शुल्जे के नियम का हमें है। इसी प्रकार स्कंदन क्षमता तथा अधिशोषण या स्वर्ण संख्या जो है, स्वर्ण संख्या धनात्मक होती है ना। जो हमें स्वर्ण संख्या, जिससे हम ये पता कर सकते कि रक्षी कोलाइट किस अनुपात में होता है। तो इस प्रकार से इसके सही जोड़ी जमाव सही निर्भर करते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखना है। जब किसी पदार्थ का किसी ठोस की सतह पर संलग्न सांद्रता उसके स्थूल में उपस्थित सांद्रता की अपेक्षा अधिक होती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? निश्चित रूप से यह घटना अधिशोषण कहलाती है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर समाहित हो जाता है। वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन परचमेंट झिल्ली या जैविक झिल्ली में होकर वितरित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, इनको स्पेशल प्रोसेस से ही छानना पड़ता है, विशेष विधियाँ होती हैं जिनसे इनको पृथक्करण करना पड़ता है। वे पदार्थ जिनके परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाने पर सरलता से कोलाइड विलयन बन जाते हैं, वे द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। और जो अगला वही दिया कि जिनमें ये नहीं बनता सरलता से, वे द्रव विरोधी कोलाइड के नाम से जाने जाते हैं, यानी उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड के नाम से जानते हैं। अगला है, कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होना निश्चित रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये होता है। अगला प्रश्न है छठा, कोलाइडी कणों की गति को हम क्या कहते हैं? तो कोलाइडी कण में जो कण है वो अनियमित रूप से जिगजैग इस प्रकार से टेढ़े मेढ़ी गति करते रहते हैं, इन्हें हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। किसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलने की प्रक्रिया, निश्चित रूप से इसे हम पेप्टीकरण कहते हैं, यानी कि ताज़ा अवक्षेप में जैसे हमने कहा था कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो अवक्षेपित हो जाएगा, ये प्रक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। सरसों के तेल से पीला रंग गायब करने के लिए इसे सक्रिय कार्बन के साथ हिलाया जाता है, ताकि वो पीले रंग के जो कण हैं वो अधिशोषित हो जाए। यानी ये प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। अपोहन क्रिया शरीर के किस अंग द्वारा की थी? तो आपको पता होना चाहिए, वृक्क या किडनी जो है ये हमारे शरीर में डायलिसिस यानी अपोहन की प्रक्रिया करती है, और जब किडनी खराब हो जाती है तो पेशेंट को अलग से डायलिसिस की भी यानी उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। यानी वो ऑर्गन, वो अंग जो है वो किडनी या
वृक्क होगा। ठीक है, बस इसी के साथ आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव फिनिश होते हैं।